तो दोस्तों आज हो गया 4 फरवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 3 कृषि कानून के खिलाफ में जिन में बुलाई गई महापंचायत में मंच पर भीड़ होने की वजह से ये गिर पड़ा। मंच पर मौजूद राकेश टिकैत सहित सभी किसान नेता गिर पड़े। जिंद के कंडेला गांव में आयोजित मंच पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मंच पर भीड़ काफी अधिक बढ़ गई और क्षमता से अधिक लोगों के आने की वजह से गिर पड़ा। आपको बता दें कि महापंचायत जिंद के कंटेला गांव में आयोजित हुई, जिसमें कई खाप नेताओं ने भी भाग लिया। इसका आयोजन टेकराम कंडेला की अगुवाई में सर्वजातीय कंडेला खाप ने किया था। जिन महापंचायत में तीनों कृषि कानून को वापस लेने, एमएसपी पर कानून बनाने और किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया। आपको बता दें कि नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन को समर्थन देने के लिए महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान जुटे। महापंचायत में करीब 50 खापों के हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे। आज की दूसरी बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की शक्ति है, उसे दबाना, धमकाना, मारना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है किसान से बात करके इस समस्या का समाधान करना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं किसानों को बहुत अच्छे से जानता हूं, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं, सरकार को ही पीछे हटना होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि दिल्ली किसानों से घिरा हुआ है, दिल्ली को किले में क्यों बदला जा रहा है, हम उन्हें क्यों धमका रहे हैं, मार रहे हैं, सरकार उनसे बात क्यों नहीं कर रही है, इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रही है, ये समस्या देश के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आगे कहा है कि पीएम ने कहा है कि 2 साल तक इस कानून को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव अभी भी सरकार की मेज पर है। इसका क्या मतलब है? या तो आप मानते हैं कि आपको कानूनों से छुटकारा पाने की आवश्यकता है या नहीं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। सरकार को सुनने की जरूरत है क्योंकि किसान कहीं नहीं जा रहे हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज है। इस बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संकेत दिए कि भारतीय चुनाव आयोग अगले 7 से 8 दिनों में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान कर सकता है। उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव की तारीखों की घोषणा अगले 7 से 8 दिनों में होने की संभावना है। हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। आपको बता दें कि 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में मार्च अप्रैल के महीने में चुनाव होने की उम्मीद है। साथ ही आपको बता दें कि टीएमसी प्रमुख ने चुनाव आयोग द्वारा मतदान की तारीखों की घोषणा करने की ये बात कम से कम 2 बार दोहराई है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सरकार ने उत्तर बंगाल के लिए कई योजनाओं और विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। इनका बहुत सारा काम अभी होना बाकी है, जो चुनाव समाप्त होने के बाद किया जाएगा। उन्होंने लोगों से सत्ता में मौजूद टीएमसी को वोट देने का आग्रह करते हुए कहा है कि हमने अपने सभी वादे निभाए हैं, जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची है उन्हें चुनाव के बाद पूरा किया जाएगा। आज की चौथी बड़ी खबर। गुजरात नगर निगम चुनाव में पीएम मोदी की भतीजी ने ठोकी दावेदारी, मांगा पार्टी का टिकट दिया। आपको बता दें गुजरात में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। चुनाव में दमखम दिखाने के सभी प्रत्याशी दम लगा रहे हैं ताकि उन्हें टिकट मिल सके। लेकिन इसी बीच स्थानीय निकाय चुनाव ने एक नया रुख ले लिया है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी ने भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। खबरों के मुताबिक पीएम के भाई प्रहलाद की बेटी सोनल ने अहमदाबाद नगर निगम में बोधकदेव वार्ड से पार्टी का टिकट मांगा है। बता दें कि प्रहलाद पीएम मोदी के बड़े भाई है। उन्होंने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बोधकदेव वार्ड से टिकट मांगा है। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, लेकिन टिकट की मांग ने निकाय चुनाव में सियासी हलचल तेज कर दी है। आपको बता दें कि सोनल को टिकट मिलने के सबसे बड़ा पेच इस बात पर फंसा पड़ा है क्योंकि बीते सोमवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पटेल ने कहा था कि पार्टी नेताओं के रिश्तेदारों को इस चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। आज की 5वीं बड़ी खबर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट पेश किया। मोदी सरकार के इस बजट पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी विधायकों ने इस आम बजट को सिर्फ छलावा बताया है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्णिया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और आमोर से विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि ये बजट सिर्फ आई वाश है, इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं जिससे देश का भला हो सके।
साथ ही आपको बता दें कि बायसी के विधायक मोहम्मद रुकनुद्दीन ने कहा है कि आम बजट सिर्फ छलावा है। किसानों और गरीबों के हित के लिए ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई जिससे उन्हें लाभ मिल सके। पूर्णिया में आपको बता दें कि कोचाधामन और बहादुरगंज के भी एमआईएम के विधायक मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि इस आम बजट को आईवाश और उद्योगपतियों के लिए बनाया गया बजट है। विधायकों ने कहा कि किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए ऐसी कोई खास योजना नहीं बनाई गई जिससे उन्हें फायदा मिल सके। सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। Today, Delhi is surrounded by our farmers. They are the people who give us sustenance. They are the people who work for us. Why is Delhi being converted into a fortress? Why are we threatening our farmers, beating our farmers, killing our farmers? Why is the government not talking to the farmers? And why is the government not resolving this problem? This problem is not good for our country. It is not good for the peace and harmony in our country. It's not good for the future of our Kisans. They need clarity. The Prime Minister saying that the offer is still on the table to postpone these laws for 2 years. What does that mean? Either you believe that you need to get rid of the laws or you don't. So, I feel that this issue needs to be resolved as soon as possible and the government needs to listen because Kisans are not going away. मैं किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। तो ये किसानों पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी बजट के बारे में कि सरकार हिंदुस्तान के 99% लोगों को सपोर्ट देगी। ये बजट 1% आबादी का बजट है। जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, किसान हैं, जो हमारी फोर्सेस हैं, उन सब से आपने पैसा छीन कर लेकर उन्हीं 5, 10, 15 लोगों के पॉकेट में डाल दिया है। आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो भी फायदा उनको मिलेगा। और हिंदुस्तान को किस चीज की जरूरत थी? हिंदुस्तान को अपनी जनता के हाथ में पैसे डालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को चालू करना चाहते हैं तो वो कंजम्पशन से ही होगी, वो सप्लाई साइड से नहीं हो सकती है। तो अगर सरकार ने न्याय योजना जैसा काम किया होता, अगर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को पैसा दिया होता, उनको प्रोटेक्ट किया होता, इकोनॉमी चालू हो सकती थी। सप्लाई साइड में पैसा देने से इकोनॉमी चालू नहीं होगी। ये इसको ट्राई करते जा रहे हैं, 1% को पैसा देते जा रहे हैं, सोचते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्टार्ट होगी, नहीं होगी। ये रियलिटी है। और सबसे जरूरी बात, मेरे लिए सबसे जरूरी बात, चाइना हिंदुस्तान के अंदर आता है, हजारों किलोमीटर हमारी जमीन ले जाता है, और आप चाइना को बजट में क्या मैसेज देते हो कि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर हम नहीं बढ़ाएंगे। 3-4 हजार करोड़ रुपए आपने बढ़ाया,
चाइना को आपने क्या मैसेज दिया कि आप अंदर आ सकते हो, आपको जो करना है करो, हम अपनी सेना को नहीं सपोर्ट करेंगे। जो हमारे जवान लद्दाख में हैं, जो हमारे एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उनको आज क्या लग रहा होगा कि हमारे सामने इतनी बड़ी कठिनाई है और हमारी सरकार फोर्सेस को पैसा नहीं दे रही है, और जो हमारा है फोर्सेस का है वो उन्हीं 5-10 लोगों को पैसा दिया जा रहा है।